इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है न्यूटन्स मेथड। न्यूटन्स मेथड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों इस्तेमाल होता है। असल में न्यूटन्स मेथड इस्तेमाल होता है नॉन लीनियर इक्वेशन इन एक्स को सॉल्व करने के लिए। जब कोई कर्व जब कोई कर्व जो है, कोई भी कर्व इस तरह से घूमती फिरती जब आके एक्स एक्सिस को टच कर जाती है, तो जिस पॉइंट पे वो टच कर जाती है ना, एक्स की उस वैल्यू को हम कहते हैं उस कर्व का रूट। ठीक है। तो जो न्यूटन रैप्सन मेथड है वो इस्तेमाल होता है रूट फाइंड करने के लिए। ठीक है। ये एक आइटरेटिव मेथड है और न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये बहुत पॉपुलर है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में जब नॉन लीनियर इक्वेशंस का रूट फाइंड किया जाता है ना, तो न्यूटन रैप्सन मेथड सबसे पहले नंबर पे इसका जिक्र होता है। इसका ये फार्मूला है एक्स एन प्लस वन इक्वल एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। इसमें से भी पीपीएससी का एक क्वेश्चन आया था 2020 में न्यूटन रैप्सन मेथड का। ठीक है। वो ये वाला था। ये मेरे सामने क्वेश्चन भी आ गया, ये देखें, ये क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस टू, यही क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू का जो फार्मूला बनेगा ना, आपने बस फार्मूला बनाना है, तो वो ये है एक्स एन प्लस वन इक्वल एक्स एन माइनस एफ एक्स एन। तो ये आ जाएगा एक्स एन स्क्वायर माइनस टू ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? टू एक्स एन। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, टू एक्स एन एलसीएम में आ जाएगा टू एक्स एन स्क्वायर माइनस एक्स एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू, और ये आ जाएगा एक्स एन स्क्वायर प्लस टू ओवर टू एक्स एन। तो ये फार्मूला इसका बनता है न्यूटन रैप्सन मेथड का। तो ये हमने चूज करना था। क्लास टाइम असल में मसला ये है कि मैं फ्री इस टाइम हुआ था। ठीक है। अगर आप क्लास नहीं ले सकते तो कोई मसला नहीं, आप क्लास ना लिया करें, आपको यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगी। मसला ये है कि मैं थोड़ा सा बिजी होता हूँ, मैंने घर शिफ्ट किया है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं जो मैंने कॉलेज से आने के बाद पेंडिंग करने होते हैं। फिर अगर घर का चक्कर लग जाए तो 40-50 किलोमीटर दूर है, घर जाना होता है, कोई चीजें लेके आनी होती हैं, और बहुत से काम होते हैं। ठीक है। तो वो सारे काम करने के बाद फिर मैं कहता हूँ कि चले, अब आप लोगों का मैंने साथ देने का वादा किया हुआ है, तो आपको ऐसे ना छोड़ूं, थोड़ा बहुत जो है ना आपको बताता रहूं। ठीक है। बाकी मसला कोई नहीं। तो ये न्यूटन रैप्सन मेथड की कन्वर्जेंस की अगर बात की जाए तो ये क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस है। मतलब इसकी कन्वर्जेंस इस तरह से जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व नहीं होती, मतलब पैराबोलिक टाइप, तो इसकी कन्वर्जेंस भी इस तरह है, बड़ी फास्टली ये कन्वर्ज करता है अपने रूट की तरफ। ठीक है। ये आप चीज याद रखें कि न्यूटन रैप्सन मेथड जो है ना, वो इसकी कन्वर्जेंस जो है ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है। बस यही इसमें याद रखने वाली बातें हैं। बाकी और कुछ भी नहीं करना, फार्मूला आना चाहिए आपको। एंटी डेरिवेटिव वही है, इंटीग्रल, छोटे छोटे इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है पेपर में। ठीक है। जैसे साइन साइन एक्स साइन के एक्स की इंटीग्रेशन ये होती है, ये आपको आनी चाहिए छोटी छोटी चीजें। सीकेंड स्केयर के एक्स की इंटीग्रेशन ये 1/के टेन के एक्स के इक्वल होता है। ये तो सब लोगों को आनी चाहिए इंटीग्रेशन। ठीक है। जिसको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव नहीं आता वो मैथ का स्टूडेंट ही नहीं हो सकता। सही है। तो इस चीज को भी मैं बहरहाल स्किप करूंगा, क्योंकि अब आपको इंटीग्रेशन थोड़ी मैंने समझाने बैठ जाना है। तो नेक्स्ट जो है इंटीग्रल्स वाला चैप्टर आ गया है। इंटीग्रेशन हमने उसमें रिमान इंटीग्रल पढ़ा था। ठीक है।
ये पहले वही है, रीमान इंटीग्रल के बारे में हमें बता रहा है, अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, अपर सम, लोअर सम, छोटी छोटी चीजें बता रहा है। ये रियल एनालिसिस के कोर्स में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है। बस उसमें जो बताया है ना वही आप कंसेप्ट अपना रखें, बाकी अल्लाह बेहतर करे। बस ये टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। ये वही चीजें यहाँ पे बता रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरा मशवरा है कि आप इसको स्किप करें, मेन पॉइंट पे चलते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये भी रियल एनालिसिस में है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज आएगी, वो मैं आपको बता दूं कि इस तरह की इंटीग्रेशन भी आपको पेपर में आ सकती है। जैसे ये आप देखें, मिसाल के तौर पे आपको ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में और कहते हैं जी इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इंटीग्रल वाले क्वेश्चन का डेरिवेटिव आपने कैसे निकालना है। तो इसकी टेक्निक ये होगी, dy ओवर dx हम लिखेंगे इक्वल, तो जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन में पहले अपर लिमिट डायरेक्ट पुट कर दीजिए, तो t की जगह पे x आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन, और साथ ही अपर लिमिट का डेरिवेटिव ले लें, वन आ गया, फिर माइनस लगा दें। फिर जो ये a है ना, a, इस a को इस फंक्शन में दोबारा से पुट कर दें, क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस वन, और फिर इस a का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो जीरो होता है, जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये सारा जीरो हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वन। तो इस तरीके से भी आप जो है ना इंटीग्रल वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ये आंसर आ गया, और इसको कहते हैं जी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। ये फंडामेंटल थ्योरम होता है ना कैलकुलस का, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट वन। तो ये इस तरीके से आप निकालते हैं जी। दोबारा बता दूं, जो फंक्शन होगा उसमें अपर लिमिट पुट करनी है, ये आ गया, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस उसी फंक्शन में आपने लोअर लिमिट पुट कर देनी है और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। हाँ, अगर यहाँ पे x होता या x स्केयर होता तो फिर ये जीरो नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये चांस है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम वाले क्वेश्चंस आप छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं करने वाला। हम आगे चलते हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये भी करने की जरूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये भी छोड़ दें। ये चैप्टर 6 पूरा ही छोड़ दें आप। ठीक है, चैप्टर 7 ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, मैंने आपको चैप्टर 1 में पहले बताया था कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होते हैं, जिसमें एक्सपोनेंशियल होता है, लोगरिथमिक होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक, ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक्स ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आते हैं। इस चैप्टर में जो करने वाली चीजें हैं ना, वो ये है कि आपने डेरिवेटिव याद करने हैं। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ आगे जाके। ये अभी फिलहाल आप इस चीज को स्किप करें, जो करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बस 7.1 नहीं करनी। नेचुरल लोगरिथमिक्स आ गए हैं, ये पहले नंबर पे ये चीज आपने याद करनी है। नेचुरल लोगरिथमिक को इंटीग्रल की फॉर्म में क्या, किस कैसे होता है ये इसके इक्वल। ठीक है, तो ये चीज आपने याद करनी है कि नेचुरल लॉग को इस इंटीग्रल की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं।
उसके बाद ई क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ई को 1 कहते हैं। ठीक है, ये याद करना है इसका फार्मूला। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, ये फार्मूला ये एफएससी में भी है। और यहाँ पे ये छोटे छोटे फार्मूलाज है, जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें नेचुरल लॉग, और ये लहदा हो जाता है, प्लस में हो जाता है। जब डिवाइड हो रहा हो माइनस आ जाता है। नेचुरल लॉग 1 0 होता है, तो 0 खत्म हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू माइनस के बाद आ जाएगी, और पावर पहले आ जाती है। ठीक है, नेचुरल लॉग में ये छोटे छोटे रूल्स आपने याद करने हैं। सही है। और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है, भाई ये आपको पता होना चाहिए। ये 1 0 को पास करके माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है। जैसे जैसे एक्स जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद 1/u की इंटीग्रेशन इसके इक्वल होती है। और ये छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, ये 4 इंटीग्रेशन वाले, ये देख लेने हैं आपने। और बस आगे चलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, ये एक लिमिट है, कि ये लिमिट है, ये याद करनी है। और ये डेफिनेशन है नेचुरल एक्सपोनेंशियल की, ई ई एक्स की डेफिनेशन है। ये दो फार्मूलाज ये करने हैं कि जो भी नेचुरल लॉग के बाद आता है ई की पावर में, नेचुरल लॉग के बाद जो भी आएगा वो आंसर में आ जाएगा। और नेचुरल लॉग ऑफ ई क्योंकि 1 होता है, एक्स पहले आ जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 हो जाएगा। ये तो एक्स बच जाएगा। ठीक है, ये दो फार्मूलाज हो गए, ये पहले भी आपको आते होंगे, दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ये फार्मूला देखिएगा, इंटीग्रेशन इसकी एक्सपोनेंशियल की, और ये एक्सपोनेंशियल अलग हो जाता है, ये माइनस हो तो डिवाइड हो जाता है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, और डिवाइड में ये पावर ऊपर जाके न्यूमरेटर के साथ जाके माइनस हो जाती है। ठीक है, ये छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये आप इसको रीड आउट कीजिएगा और फिर इसको आगे स्किप करते चले जाते हैं। ये ए की पावर एक्स है, तो देखें अगर ऐसे हो ना, ई रेज टू पावर 2 नेचुरल लॉग 3, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2, मतलब कि इस ए की ये पावर बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से भी मल्टीपल चॉइस आपको आ सकता है, ये कीजिएगा। और ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस है ना, ये बॉक्सेस नहीं छोड़ने। ये ये लिमिट, ई को लिमिट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आपने इसके दो फार्मूलाज पढ़े थे, एक तो ये 0 को अप्रोच करे, और एक फार्मूला होता है लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/x की पावर x, इसको भी ई कहते हैं। ठीक है, तो ये ई के दो फार्मूले हैं, एक ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है। बस ये सेशन खत्म होने वाला है और फिर हम खत्म कर देंगे, वैसे भी हमारी बुक वैसे ही खत्म होने वाली है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। आप लोग थक जाते हैं ना, यहाँ पे मसला क्रिएट होता है आपके लिए। मैथ करते हुए थकावट नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, फिर ही आप लोग जो है ना लेक्चरर बन सकते हैं। क्योंकि जो लोग थक जाते हैं ना, वो समझे कि वो नहीं लेक्चरर बन सकते। ये फार्मूला है। ठीक है, लॉग और नेचुरल लॉग का आपस में रिलेशन है, ये एक फार्मूला डेरिवेटिव है लॉग का। सही है, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। एक्सपोनेंशियल चेंज एंड सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो इस ये जो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इस चीज को हम पढ़ेंगे ओडीज के ओडीज के जो है ना कोर्स में, ओडीज एंड पीडीज के कोर्स में। तो जब मैं ये स्टार्ट करवाऊंगा तब हम इन चीजों को पढ़ लेंगे, फिलहाल आप इसको स्किप कर सकते हैं यहाँ पे, अगर दिल चाह रहा होगा तो आप पहले ही पढ़ लेना। हाँ जी, आप लोग 5:30 बजे के उठे हैं, मैं भी 5:30 बजे का ही उठा हुआ हूँ। मैंने सुबह कॉलेज भी जाना होता है, तो आपको पता है कि जल्दी उठ के ही बंदा जाता है टाइम पे, वहां पे क्लासेस वगैरह को पढ़ाना होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, अच्छा इसमें ग्रोथ कब होगी, जब के पॉजिटिव होगा।
और डिके, डिके का मतलब है कम होना। जब के नेगेटिव होगा तो ये डिके की तरफ चला जाएगा। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ कर्व आएगी तो डिके होगा, नीचे से ऊपर की तरफ कर्व जाएगी तो ये ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डिके का पता होना चाहिए। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का सबको पता है, ये मैं अब आपको क्या बताऊं। एफएससी पार्ट 2 में भी सेपरेबल ही है। जो चैप्टर नंबर 3 में जाके 3.8 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन कोई एक दो आ जाती है सॉल्व करने के लिए, वो सेपरेबल ही है। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, लोपिटल रूल्स हैं। ये 0/0 फॉर्म जब आ जाए तो लोपिटल रूल यूज करते हैं। ये कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, यहाँ पे लिखी हुई है। इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी, इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय जीरो, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, जीरो रेज्ड टू पावर जीरो, वन रेज्ड टू पावर इंफिनिटी। तो ये सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। इनको सॉल्व करने की जो टेक्निक्स है ना, वो आपको 7.5 टॉपिक में मिल जाएंगी। तो मैं इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको एक बार गो थ्रो कर लेना है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये बुक आपको मिल जाएगी वैसे, ठीक है, निशान लगे हुए। तो ये आपने गो थ्रो कर लेना है इस टॉपिक को। कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, 3-4 लेक्चर पढ़ा ही देता हूँ डेली। ठीक है, ये कुछ लिमिट्स आ गई हैं। ये एग्जाम्पल 5 कर लेंगे प्रैक्टिस तो बेहतर है, एग्जाम्पल 6 की भी प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद ये एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 ये प्रैक्टिस कर लें आप, बेहतर है। ये काशे मीन वैल्यू थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट याद कर लें। बाकी ठीक है, बाकी छोड़ दें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनकी डोमेन एंड रेंज आप याद कर लें। ठीक है, जैसे साइन एक्स है, ये उसकी डोमेन एंड रेंज है। कॉट, आगे इनवर्स भी आएंगे ना, तो ये इनवर्स, ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स आपको नजर आ रहा है, ये इसकी डोमेन है और ये इसकी रेंज है। ये कॉज इनवर्स ऑफ एक्स है, ये इसकी डोमेन है, ये इसकी रेंज है। ठीक है, उसके बाद ये क्या नाम है, टेन इनवर्स है और सीकेंट इनवर्स है, कॉजेक इनवर्स है, कॉट इनवर्स है। बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा और सुन लें। ये जब सेशन खत्म होगा तो इसको दी एंड कर देंगे। ठीक है, तो जो साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टेन इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कॉजेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, इनकी डोमेन्स एंड रेंजेस आपने याद कर लेनी है। ठीक है, और फिर हम आगे चलते हैं इनके डेरिवेटिव के फार्मूला। जैसे साइन इनवर्स ऑफ यू का डेरिवेटिव क्या होगा, इसके इक्वल होगा। उसके बाद tan इनवर्स का क्या होगा, cos इनवर्स का क्या होगा। आगे जाके ना टेबल्स आ जाएंगे, जैसे ये टेबल है, तो ये टेबल आपने याद कर लेना है। ये डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं, ये डेरिवेटिव, ये जो इंटीग्रल्स है ना, कि इस इंटीग्रल, इस फार्मूला की जो इंटीग्रेशन है वो साइन इनवर्स है। जब प्लस आ जाए सेंटर में तो वो tan इनवर्स है। जब u बाहर हो, u स्केयर माइनस a स्केयर हो, तो ये सेकंड इनवर्स में चेंज हो जाता है। ये फार्मूलाज इंटीग्रेशन के। और हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स इसके इक्वल होता है, cos हाइपरबोलिक एक्स में प्लस आ जाता है। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटीज हैं, ये आइडेंटिटीज याद कर लें। ठीक हो गया, उसके बाद इनकी डोमेन्स एंड रेंजेस भी आएंगी, ये इसके डेरिवेटिव्स आ गए और ये इनकी इंटीग्रेशन आ गई हाइपरबोलिक फंक्शंस की। ठीक है, आगे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस भी आ जाएंगे। ये इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, ये इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की डेरिवेटिव, ये इनके डेरिवेटिव आ गए। और ये इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस जिन इंटीग्रल्स में इन्वॉल्व हैं, वो इंटीग्रल्स यहाँ पे आ गए। देखें सेकेंड ईयर मैथ की बुक में इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव या इंटीग्रल नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ से करें तो बेहतर है। आप वहां से क्यों करेंगे, आप यहाँ से करें, ये ज्यादा बेहतर नहीं है? बुक आपको मिल जाएगी, यहाँ से करें अच्छे तरीके से, एक बार नियत से करें तो ये एक दिन में कवर होने वाली बुक है। आपके सामने देखे ना, मैंने अभी 2 सेशन पढ़ाए हैं, तीसरा सेशन है और हम 7वें 8वें चैप्टर पर पहुंच गए हैं। अच्छा, ये टॉपिक नहीं करना आपने, जो है ना, रिलेटेड रिलेटिव रेट्स ऑफ ग्रोथ, ये नहीं करना। 7.8 आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 8 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है। तो ये सारी चीजें सेकंड ईयर में भी हैं, यहाँ पे भी हैं। तो मेरा ये मशवरा है कि आप इसको गो थ्रो कर लीजिएगा, चैप्टर नंबर 8 को। ठीक है, तो ये मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन वही है जो आपको पहले भी आती है, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये सारी टेक्निक्स आपको आती हैं। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन बुला के इस टाइम बताऊं। ठीक है, तो ये आप इसको स्किप कर सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीज भी हम जो है ना ओडीज के कोर्स में देखेंगे। चैप्टर 9 भी आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 10 इनफाइनाइट सीरीज, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रियल के कोर्स में भी पढ़ा है और मेथड के चैप्टर नंबर 8 में, और रियल में चैप्टर नंबर 3 में भी हमने डिस्कस की है ये चीजें। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही चीजें हैं जो वहां पे आपने पढ़ी हैं। आप चैप्टर नंबर 10 को भी यहाँ से गो थ्रो कर सकते हैं। इसमें वही होगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीरीज, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस तरह की छोटी छोटी चीजें होंगी, उनको सम करना होगा आपने, सीरीज और इन सारी चीजों को। तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, सही है। छोटे छोटे इसमें टेस्ट होंगे। मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई हैं, मेरे जो लेक्चर्स है ना उनमें आपको मिल जाएंगी। जैसे कंपैरिजन टेस्ट है, ये रियल एनालिसिस में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो यहाँ पे दोबारा बताऊंगा तो फायदा नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि एक चीज पहले बता दी है, तो आप वहां से देख के और यहाँ से देख के कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी वही चीजें हैं, कोई भी कोई न्यू चीज नहीं है। ठीक है, असल में ये बताने का मकसद है कि अगर आपने रियल एनालिसिस के मेरे लेक्चर सुने हैं तो आपके माइंड में ये चीज ना हो कि आपने कैलकुलस नहीं पढ़ा, मतलब कैलकुलस में कुछ चीजें आप छोड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कैलकुलस में और रियल में चीजें सेम है, बहुत सी चीजें सेम है। जैसे टेलर सीरीज, यहाँ पे टेलर सीरीज का फार्मूला देखें और मैक्लॉरेन सीरीज का देखें कि जब ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, ए को 0 पुट कर देंगे टेलर में तो वो मैक्लॉरेन सीरीज बन जाएगा। ठीक है, तो टेलर और मैक्लॉरेन के फार्मूलाज आपको आने चाहिए। उसके बाद ये पैरामीट्रिक इक्वेशन और ये सारी चीजें, बस ठीक है, इनफ है चैप्टर 10 तक। बाकी चैप्टर 11 और ये इसके बाद जो चीजें आएंगी मैं आपको बता दूं। एफएससी पार्ट 2 में जो आपने कोनिक सेक्शन पढ़ा है, ये वो चीजें आ गई हैं। ठीक है, ये सारी वही चीजें हैं। पैराबोला, लिप्स, हाइपरबोला कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता। अगर किसी को वो नहीं आता तो ये भी नहीं आएगा, अगर किसी को वो आता है तो ये वो कर सकता है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। पैरामीट्रिक नहीं करना, पैरामीट्रिक वाला छोड़ दें टॉपिक। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कॉनिक सेक्शन की, जो पेज नंबर 689 पे ये हाइपरबोला और पैराबोला और एलिप्स वगैरह आ गए हैं। ठीक है, तो ये उसमें आ जाता है कॉनिक सेक्शन में। ये आपको टॉपिक नजर आ रहा है, जस्ट आपने इनको, इनकी इक्वेशंस को याद रखना है कॉनिक सेक्शन की।
और अगर आप सेकंड ईयर से कर लेना चैप्टर नंबर 6 तो वो वेल एंड गुड है। ये मेरा मशवरा है कि आप कोनिक सेक्शन को एफएससी एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 को पढ़ लेना। यहां से चाहे ना करें, सिर्फ वहां से एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है? इनफ है। ये पोलर कोऑर्डिनेट में करने की जरूरत नहीं है कोनिक सेक्शन को, ठीक है? आप ये वाला टॉपिक छोड़ सकते हैं। वेक्टर्स एंड ज्योमेट्री ऑफ स्पेस आ जाता है। ये डिस्टेंस फार्मूला ये आपको पहले ही पता है। 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस या 3 पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये इक्वेशन कौन सी है? ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। अगर ये वाली टर्म ना हो तो फिर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी। अगर जी वाली टर्म ना हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी। जी वाली टर्म आने से इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो जाती है 3D में, ठीक है? चले फिलहाल जो है ना चैप्टर 12 को छोड़ें, चैप्टर 11 तक इनफ है। कल हम चैप्टर 12 और आगे वाली चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो कल ये कोर्स फिर खत्म हो जाएगा क्योंकि आज टाइम भी काफी हो गया है। तो आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं तो पूछ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। टिप्स आप पूछे ना, आप किस किस्म की टिप्स चाह रहे हैं? टिप्स स्टडी करने की टिप्स होती हैं, टाइम मैनेजमेंट की टिप्स होती हैं, और भी बहुत सी टिप्स होती हैं। फार्मूला फार्मूला याद करने की टिप्स। फार्मूला फार्मूला एक तरतीब से याद करें तो बेहतर है। देखे ना, जैसे बुक बुक में उसने पहले ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र किया है, फिर उसने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र किया है, फिर उसने हाइपरबोलिक का जिक्र किया, फिर इनवर्स हाइपरबोलिक का। जब आप इन सारे फार्मूलाज को किसी एक जगह पे लिख के कंपैरिजन करेंगे तो जो चीजें सेम होंगी वो आपने ज़हन में रखना है कि ये फार्मूला सेम है। और जहां पे फर्क होगा, मिसाल के तौर पे एक फार्मूला है d/dx साइन एक्स, वो होता है कॉस एक्स। और d/dx कॉस एक्स जो होता है ना, वो होता है माइनस साइन एक्स। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें cos और साइन के डेरिवेटिव यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। लेकिन अगर मैं इसको हाइपरबोलिक में ले जाऊं, d/dx साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये होता है cos हाइपरबोलिक एक्स। और अगर कर लो d/dx cos हाइपरबोलिक एक्स, तो ये होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो मैंने अपने माइंड को ये समझाया हुआ है कि जब हाइपरबोला इन्वॉल्व हो जाएगा तो दोनों प्लस में होंगे, और जब सिंपल होगा तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अब माइनस का कौन सा होगा? जिसका आंसर माइनस साइन एक्स होगा। तो ये बातें अपने माइंड को खुद समझानी होती हैं कि 4 फार्मूले हैं ना, उसमें सिर्फ एक माइनस वाला है, ठीक है? तो इस तरह आप खुद से अपने माइंड में एक स्केच बना लेते हैं कि फार्मूलाज याद किए हैं, जो जो उसमें डिफरेंस है, कोई चीज डिफरेंट मतलब नेगेटिव आ गई है तो वो उसको आप याद रखें, बाकी आपको वैसे याद हो जाएगी, ठीक है? मैं तो ऐसे ही याद करता था फार्मूले, जब बीएस में हम कहीं पे करते थे। काफी कोर्सेज हैं, उनको कैसे लेके चलें? जैसे आप देखें, रियल एनालिसिस और कैलकुलस और फंक्शनल एनालिसिस, ये तीनों आपस में ओवरलैप करते हैं। अगर फंक्शनल और रियल को देखा जाए तो उनमें जो है ना, रियल में सिर्फ आर है, आर मतलब रियल लाइन। लेकिन अगर रियल लाइन को जनरलाइज किया जाए आर स्केयर आर क्यूब आर एन तक, इसके अलावा और भी स्पेसिस आ जाती हैं, तो वो फंक्शनल में चला जाता है। तो आप इनके ग्रुप्स बना लेना कि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सब्जेक्ट्स ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे कैलकुलस, रियल और फंक्शनल। ये इसको एक आप अलहदा से एक समझ लें कि एक क्लास बना लें कि ये वाले ग्रुप्स जो है ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं।
इसी तरह जो है ग्रुप थ्योरी हो गई, लीनियर अलजेब्रा हो गया, रिंग थ्योरी हो गई, इसको आप अलग कैटेगरी में रखें कि ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें ये वाले सब्जेक्ट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इसी तरह टोपोलॉजी और फंक्शनल एनालिसिस में कुछ चीजें जो है वो सिमिलर है। अपने माइंड को ये समझा दें कि टोपोलॉजी और फंक्शनल एनालिसिस भी ओवरलैप करता है, लेकिन और क्या नाम है, रियल एनालिसिस और टोपोलॉजी भी ओवरलैप करता है, इसमें भी कुछ टॉपिक सेम होते हैं। जब आपको कोर्सेज के नाम से कोर्सेज के अंदर पाई जाने वाली चीजों का पता चल जाएगा ना, जैसे आपके सामने कोई बंदा टोपोलॉजी का जिक्र करता है तो आप ये तो बता सकते हैं कि टोपोलॉजी में टॉपिक्स क्या होते हैं, टोपोलॉजी की डेफिनेशन होती है, उसके बाद टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज होती है, उसके बाद इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और उसके बाद लिमिट पॉइंट आ जाता है। तो ये एक अगर आपके माइंड में स्केच बन जाएगा तो फिर आप लोग समझेंगे कि आपको मैथ आना शुरू हो गया है। देखें, मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने कोई प्रॉपर इसकी तैयारी नहीं की थी बीपीएससी की। ठीक है, प्रॉपर जिसको कहते हैं जी के मैंने पीपीएससी क्लियर करना है और मैं तैयारी करना शुरू कर दी है, उस तरीके से नहीं की थी। मेरा ये हिसाब था कि मैं उस उनको पढ़ाता था, एमएससी मैथ वालों को। 2-3 सालों से ना मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था एकेडमी में, तो उनको कोर्सेज पढ़ा के मैं उनको पढ़ाता था। पार्ट 1 में पढ़ाता था रियल एनालिसिस का कोर्स, टोपोलॉजी, फंक्शनल एनालिसिस का कोर्स, और कम्प्लेक्स और डिफरेंशियल ज्योमेट्री का कोर्स। ठीक है, ये वाले कोर्सेज। पार्ट 2 वालों को न्यूमेरिकल एनालिसिस, मतलब जब न्यूमेरिकल खत्म होता था 1.5-2 महीने में, फिर मैं शुरू कर देता था ऑपरेशन रिसर्च का कोर्स। जब वो खत्म होता था फिर मैं उनको पढ़ाना शुरू कर देता था मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का कोर्स। तो इस तरीके से जो है ना, कोई उनको भी कुछ कोर्सेज पढ़ाए, उनको भी कुछ कोर्सेज पढ़ाए। अगले साल मैंने जो उसके अलावा कोर्सेज थे वो पढ़ाए, और पार्ट 1 वालों को भी डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए। फिर तीसरे साल फिर जो पहले साल पढ़ाए थे वो वाले मैंने रिपीट किए। तो इस तरीके से जो है ना काफी प्रैक्टिस हो गई हुई थी। तो जब पीपीएससी के पेपर में एक हफ्ता या 4-5 दिन रह गए थे, तो मैंने जस्ट क्या किया कि बुक्स को ओपन करके ना सिर्फ गो थ्रो किया। मतलब थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स तो वैसे ही याद हो गई हुई थी पढ़ा पढ़ा के, तो बुक्स को बस ये देखा कि ये क्या नाम है, बस गो थ्रो कर लिया, देखता गया, पेजेस को आगे करता गया। तो इस तरह जो है ना मैंने एक बार सारी बुक्स को रिवाइज कर लिया था। ठीक है, लिखा कुछ भी नहीं था, कोशिश की थी लिखने की, पर इतना जब सिलेबस होता है तो फिर लिखा भी नहीं जाता। तो फिर बंदा कहता है कि चलो बस गो थ्रो करते जाते हैं। तो मेरा ये चक्कर था कि मैं पढ़ाता था एमएससी को, एनुअल सिस्टम था, तो उस वजह से मेरी काफी प्रैक्टिस थी। काफी क्वेश्चंस जो थे ना वो मैंने उनको पहले ही करवाए हुए थे, जो मेरे सामने आए थे ना पेपर में। तो काफी क्वेश्चंस, कंसेप्ट क्लियर थे, थोड़े बहुत पढ़ाया हुआ था। तो शुक्र है अल्लाह का, क्लियर हो गया, अब जॉब स्टार्ट हो गई है। तो पढ़ाने से भी मैथ आता है। इंटरव्यू की तैयारी, इंटरव्यू के लिए मैंने क्या किया कि जो मेरे टीचर्स हैं ना, यूनिवर्सिटी के एमफिल के टीचर्स हैं, और जो मेरे बीएस के टीचर्स वगैरह थे, उन सब से मैंने मशवरा लिया, बारी बारी सबसे बात की कि सर मेरा टेस्ट क्लियर हो गया, अब आप मुझे कोई मशवरा दे। तो हर टीचर ने जो मुझे थोड़ा थोड़ा मशवरा दिया, मैंने उन सारे मशवरे जो है ना वो मैंने फॉलो किए। किसी टीचर ने कहा कि आप ऐसा करें कि हिस्ट्री जो है ना वो याद करें सारे मैथमेटिशियंस की, जैसे ऑयलर है, लग्रांज है, इस तरह से जो है ना सबकी हिस्ट्री याद करें। मैंने क्या किया कि मैंने एक दिन लगाया, मेरा इंटरव्यू तकरीबन 1 माह से भी ज्यादा टाइम के बाद हुआ था रिजल्ट के जो है ना। तो मैंने एक दिन लगाया, उसमें मैंने अच्छे तरीके से वीडियोस यूट्यूब पे देखी। चलो ठीक है, लग्रांज की डेट ऑफ बर्थ ही है, डेट ऑफ डेथ ही है, इसने कौन कौन से सब्जेक्ट में काम किया, इसने ग्रुप थ्योरी में लग्रांजिस थ्योरम दिया है, उसके बाद आइलर लग्रांज इक्वेशन भी थी, और क्या नाम है, जो जो जिस जिस मैथमेटिशियन कॉशे ने क्या काम किया,
वो किया, फिर दूसरे सर से मशवरा लिया, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप कम्प्लेक्स एनालिसिस को जो है ना थ्योरम्स वगैरह अच्छे तरीके से कर लो। और मतलब डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स ने डिफरेंट मशवरे दिए, बस उनको फॉलो करते गए हैं। और आपको पता है कि जब इंसान अपने उस्ताद की दुआ ले लेता है ना, तो वो कामयाब हो जाता है। तो उस्ताद हर टीचर ने जो है ना दुआ दी थी कि चलो यार, आप हमसे मशवरा ले रहे हो, तो जाहिर है जब हम किसी से मशवरा लेते हैं उसको पता चलता है कि ये इसने पास किया है, अब ये चाह रहा है कि ये इंटरव्यू भी पास कर जाए, तो वो उस मशवरे में दुआ भी दे देता है। तो इस तरह से फिर जो है अल्लाह का करम हुआ, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप सब लोगों को मेरी दुआ लग जाए। अल्लाह करे कि आप लोग भी पास हो जाए, जो सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, उनको जरूर जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी जॉब है। सारी जिंदगी के लिए जो है ना आपकी तरक्की तरक्की है इसमें। इसमें जो है ना तरक्की रुकने वाली नहीं है। आपका स्केल बढ़ेगा, आप आगे जाएंगे, तरक्की करेंगे, प्रिंसिपल तक जाएंगे, प्रिंसिपल के ओहदे से भी ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो बस मशवरे जो है ना वो लिया करें, मशवरे। अपने उस्तादों का दामन ना छोड़ा करें, उस्ताद से मशवरा लेते रहा करें। असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाता है इंसान ऐसे ही, 10 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है। लेक्चरर है ना, तो 10 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है इंसान। फिर उसके 10 साल बाद वो बन जाता है प्रोफेसर। ठीक है, जब वो प्रोफेसर बन जाता है फिर वो प्रिंसिपल बन जाता है। बड़े बड़े कॉलेजेस में प्रिंसिपल की सीट पे बैठ जाता है जाके। अच्छा, अभी मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है। टेस्ट इसलिए लेते हैं ना कि 7 साल का एक्सपीरियंस हो, तो वो फिर जो लोग टेस्ट पास कर जाते हैं वो 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो है ना वो डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाते हैं। आप टेस्ट ना दो, आप अगर लेक्चरर बन जाते हैं तो 10 साल बाद वैसे ही आप वो बन जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। सही है जी, ये मैं अपलोड कर दूंगा मीटिंग, सारी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो आपके लिए गुड लक है। अल्लाह हाफिज। वीडियोस का लिंक ग्रुप में